बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। और सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट लेक्चर 2 ये देख रहे हैं आज का, वो जब तक पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो तब तक उन्हें ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसी अप्रोच को लेकर आगे बढ़ूंगा जो हमने कल एक लेवल सेट किया था, उस लेवल से ही अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हमारा हर आने वाला लेक्चर पीछे वाले लेक्चर पे लाजमी बेस करेगा। तो आपने पिछला लेक्चर जो लेक्चर 1 था मैथमेटिक्स का क्लास 9 का, वो पहले सुनना है, फिर ये सेकंड लेक्चर है हमारा मैथमेटिक्स का। अच्छा, आज जो चीजें मैं कवर करूंगा, एक तो हम 5 मिनट का रिवीजन करेंगे ओवेस, ठीक है, जो कल हमने पढ़ा था। और जी फिर सर। कुछ चीजें जो हैं मैंने कल जल्दी में गुजार दी थी, वो चीजें मैं चाहूंगा कि आज आपको लाजमी नोट डाउन करवाऊं, उस पर थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करें, 5 से 10 मिनट, और मैथमेटिक्स पे वही आइडियाज हैं उसको जरा हम एक्सप्लोर करें मजीद। तो ये हमारे 10 मिनट गुजर जाएंगे, एटलीस्ट 10-15 मिनट इसमें, 5 मिनट रिवीजन में, और 5 से 10 मिनट उन्हीं आइडियाज को दोबारा से हमने कुछ और लुक के हिसाब से देखना है जो कल हमने पढ़े थे। अच्छा, इसके बाद जो मेन कंसर्न होगा हमारे आज के लेक्चर का, उसमें हमें सेट थ्योरी के कुछ बेसिक्स। सेट आपका इस 9th की बुक में नहीं है, सेट का चैप्टर इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन जो चीज मैंने आज मेन टॉपिक पढ़ाना है उसका हिस्सा है, उसमें हमें सेट पूरा नहीं चाहिए। हमें कुछ चंद एक बातें चाहिए, तो वो कुछ नोटेशंस और कुछ एक दो आइडियाज हैं वो चाहिए होंगे, वो हम पढ़ के जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी थी सारी और उससे पहले का टॉपिक है, वो मैं उसमें फिर कवर कर पाऊंगा। ठीक है, आपका जो यूनिट 1 है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, फिर मैं कवर कर पाऊंगा। जब तक मैं सेट की वो बेसिक बातें नहीं बताऊंगा, तब तक मैं आपको क्लियरली समझा नहीं पाऊंगा, ना आप समझ पाएंगे कि किस लैंग्वेज में बात चल रही है। तो हमें सेट की लैंग्वेज थोड़ी सी हमें समझनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, सारी बातें मैं आज समझा के ही आगे बढ़ूंगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक होगा मेरा। मैंने वो कल जो प्रॉपर्टीज आपको दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, और इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसको मजीद हम क्लोजर लुक में देखेंगे इन प्रॉपर्टीज को, और इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो उसके लिए मुझे सेट थ्योरी की थोड़ी सी फाउंडेशन रखना जरूरी है। ओके, रिवीजन कर लेते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आप आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में हम 3 ब्रांचेस को हिट करेंगे आपकी बुक के अंदर। असल में 4 ब्रांचेस हैं। एक है अर्थमेटिक, ये हमने पढ़ा था कि नंबर्स, इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जब भी मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो आपने जहन में रखना है कि मेरा एलिमेंट से क्या मकसद है। कि देखें, हर चीज के कुछ औजार होते हैं ना, मैंने घर बनाना है तो उसके लिए कुछ मुझे बेसिक चीजें चाहिए होंगी, कुछ एलिमेंट्स चाहिए होंगे, बजरी चाहिए, ब्लॉक चाहिए, ठीक है, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो हर चीज के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो वो बेसिक एलिमेंट्स अर्थमेटिक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ये एलिमेंट्स हैं। और फिर कुछ टूल्स भी चाहिए होते हैं। जाहिर है कि सिर्फ बजरी और सीमेंट से तो घर नहीं बन जाएगा, हमें टूल्स भी चाहिए होंगे, बेलचा चाहिए, मुख्तलिफ टूल्स हमें चाहिए, ठीक है, जो हमने उससे काम करना है। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन है, ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। यहाँ आपको याद होगा, ये मैंने बताया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। लेकिन आज आप जरा इसको एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं होता, डिवीजन भी कोई ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये स्ट्रेंज एक चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आइडियाज थोड़े से बदलने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि पिछले आइडियाज खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम एक ओवरव्यू के तौर पर तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिकल रूल के हिसाब से सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं होता, डिवीजन भी कोई ऑपरेशन। ठीक है, ये हम आज देख। तो अर्थमेटिक है, फिर उसके बाद अलजबरा है। इसी अर्थमेटिक में अगर मैं कोई भी एक अननोन बना दूं या दोनों को अननोन बना दूं, 2 को मैंने एक्स कर दिया तो भी ये अलजबराइक एक्सप्रेशन बन गई अब, या 3 को मैं वाई कर दूंगा तब भी ये 2 + y बराबर है 5 की अलजबरा बन गई, या दोनों को मैं बदल दूंगा, एक्स और वाई दोनों की जगह वेरिएबल डाल दूंगा तो भी ये अलजबरा बन जाएगी। ठीक है, दो, एक या एक से ज्यादा अननोन आ जाएंगे या वेरिएबल्स आ जाएंगे तो वो अलजबरा बन जाती है। सिर्फ वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने से अलजबरा बन जाता है, वो चीज अर्थमेटिक से। फिर इसके बाद तीसरा जो हमारा बुक के कंटेंट का हिस्सा है वो है ज्योमेट्री। ठीक है, इसको हम आमतौर पर सिंथेटिक ज्योमेट्री कहते हैं। सिंथेटिक मतलब बहुत रॉ ज्योमेट्री है ये, सिंथेटिक आमतौर पर हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मकसद है वो मैं अभी बता दूंगा आपको कि इसका क्या मकसद है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि हमने कनेक्शन बनाना है अलजबरा और ज्योमेट्री के दरमियान, जब मैंने ये एरो हेड बनाए थे दोनों तरफ, कि इसका कनेक्शन बनाना है। ये जो कनेक्शन बनेगा ना, ये कनेक्शन अलजबरा और ज्योमेट्री का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आमतौर पर एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहलाती है।
ये आपका मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक कि कौन कौन से चैप्टर अर्थमेटिक में हिट कर रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर अलजबरा के हैं, कौन से चैप्टर ज्योमेट्री के हैं, कौन से चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री का। तो ये 4 ब्रांचेस हैं। ये आपकी मैथमेटिक्स का कंटेंट, जैसे कि यूनिट 1 आपको नजर आ रहा है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर है तो यकीनन ये किसका हिस्सा है, अर्थमेटिक का। लॉगरिथम भी नंबर्स हैं, ये दोनों आपके जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ये दोनों आपका अर्थमेटिक का हिस्सा है। यहाँ पे आपने अर्थमेटिक पढ़नी है। इसके बाद देखें लिखा हुआ, ये अलजबरा, फैक्टराइजेशन, अलजबरा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये इक्वेशन वगैरह आ गई। ठीक है, कहाँ तक, यूनिट 8 तक। तो यूनिट 3 से यूनिट 8 तक जो आपका है वो है अलजबरा, ये आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 से यूनिट 8 तक पूरी बुक में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यूनिट 9 से कंगुरेंट ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट है, पैरेललोग्राम ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लाइन ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट है, एंगल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एंगल ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, ज्योमेट्रिक टूल है। इसी तरह से यहाँ पे साइड्स और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मतलब वही ज्योमेट्री का हिस्सा है लेकिन हाथों से बनाना है आपने। ठीक है, प्रैक्टिकली ज्योमेट्री खुद बनानी है, ट्राइंगल खुद बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर, और जो भी कंस्ट्रक्शन आपको दी हुई होगी वो तमाम चीजें यहाँ कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, ये भी थ्योरम्स है एरिया से रिलेटेड। ये आपका यूनिट नंबर 15 है, तो ये सब आपको नजर आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये तमाम का तमाम यूनिट 9 से यूनिट 15 तक कौन सी ब्रांच में हिट करेगा, आपकी ज्योमेट्री में। और लास्ट आप देख रहे होंगे, मैंने अभी कहा था अलजबरा और ज्योमेट्री का जो कनेक्शन होगा वो आपका क्या बनता है, एनालिटिकल एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर यूनिट नंबर 16 आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो ये हमने पूरी बुक में पढ़ना है, ये हमारा बुक का कंटेंट है मैथमेटिक्स का। और फिजिक्स की बात करेंगे जब हम, तो फिजिक्स में आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है, इसको हम देखेंगे। अगर आज हम कवर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कल की एक और क्लास होगी, उसके बाद हम डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट और स्केलर वेक्टर पे डायरेक्टली आ जाए। अच्छा, ये याद रखना है, पूरी फिजिक्स के अंदर अगर आपको स्केलर और वेक्टर का आइडिया नहीं समझ आता, ठीक है, पिछली बुक जो थी आपकी उसमें स्केलर वेक्टर एक सेपरेट चैप्टर था, यहाँ पर आपकी क्लास 9 में सेपरेट चैप्टर नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, स्केलर वेक्टर का कुछ पार्ट आपका काइनेमेटिक्स में डाल दिया, कुछ डायनेमिक्स में डाल दिया, कुछ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में डाल दिया, और कुछ पार्ट आई थिंक फोर्सेस एंड मैटर में, यानी कि अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर दिया है टॉपिक वाइज। ठीक है, एक सेपरेट चैप्टर नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तमाम आइडियाज जो थे जो होंगे वेक्टर से रिलेटेड, वो हम सेपरेटली पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको वन बाय वन हम अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, डायनामिक्स में अप्लाई करेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में अप्लाई करेंगे, काइनेमेटिक्स में भी अप्लाई करेंगे हम, और जहां जहां ग्रेविटेशन में, पूरी फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर ही है। ठीक है, अगर आपको स्केलर और वेक्टर का आइडिया नहीं समझ में आता, इसकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल भी जो है वो नहीं समझ सकते फिजिक्स को, इम्पॉसिबल है। जो कल का हमारा लेक्चर था वो, और जो आज का लेक्चर होगा वो मिलाने के बाद ही मैं स्केलर वेक्टर की फाउंडेशन पे आगे बढ़ पाऊंगा। इसीलिए पहले मैंने 2 लेक्चर मैथमेटिक्स के रखे हैं, 2 से 3, कल का भी लेक्चर हो सकता है, मुमकिन है कि मैथमेटिक्स का हो, फिर हम फिजिक्स पे आएंगे, क्योंकि उसी को इस्तेमाल करते हुए मैंने आगे वेक्टर के आइडियाज और एक्सीज और सारी चीजें हमने आगे डेवलप करनी है। ठीक है, तो लिंक्ड हैं, तमाम चीजें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। आपकी फिजिक्स में 9 चैप्टर्स हैं, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको तोड़ तोड़ के टॉपिक समझाऊंगा, लेकिन सब कुछ इंक्लूडेड होगा उसके अंदर। जिस दिन मैं फिजिक्स पे आऊंगा उस दिन मैं आपको ओवरव्यू दूंगा प्रॉपरली कि ये 9 चैप्टर किस तरह से रिलेटेड हैं, क्योंकि उससे मुतालिक कुछ चीजें बतानी जरूरी हैं आपको, तभी जो है आप इन तमाम चैप्टर्स के बारे में एक इंट्यूशन और एक आइडिया समझ पाएंगे कि चैप्टर किससे मुतालिक है। क्लियर है यहाँ तक ओवेस? यस सर। ओके, हमने एडिशन पढ़ा था। एडिशन में मैं एक चीज आपको यहाँ पे रिवाइज बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर एडिशन में भी हम क्या करेंगे कि अगर मैं ये यहाँ लिखता हूँ 2+1 बराबर है 2 के, 2+2 बराबर है 4 के, 2+3 बराबर है 5 के, अगर मैं एक नंबर कांस्टेंट कर दूं, ये मैंने कल मल्टीप्लिकेशन में बताया था, एडिशन में नहीं बताया था, ठीक है, यहाँ भी बता देता हूँ, और दूसरा नंबर बढ़ाऊं तो आंसर भी बढ़ेगा, बिल्कुल सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है। ठीक है, फाइन। रिवर्स में देख लें, मैं एरो से बताऊंगा कि रिवर्स अगर मैं जाऊंगा डायरेक्शन में, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, तो क्या होगा, पहला नंबर कांस्टेंट है, दूसरा नंबर कम हो रहा है, तो आंसर भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा, डिक्रीज होगा। अब इसी तरह से एक और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना इसके अंदर, कि दोनों ही नंबर बढ़े, 2+1 बराबर है 2 के, 3+2 बराबर है 5 के। तो इसी तरह अगर दोनों नंबर इंक्रीज होंगे टॉप टू बॉटम, तो
आंसर भी इंक्रीज होगा, पिछले वाले के मुकाबले में तेजी से इंक्रीज होगा। अगर मैं रिवर्स में देखूंगा तो दोनों ही नंबर कम हो रहे हैं, तो आंसर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जहां पे एक नंबर कांस्टेंट था, उसके मुकाबले में ये रैपिड इंक्रीज और रैपिड डिक्रीज है। ठीक है, ज्यादा तेजी से इंक्रीज और ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा। एक तो चीज है, ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि एक नंबर बढ़े और दूसरा कम हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाउएवर कोई भी केस हो, जब भी बीच में ऑपरेशन एडिशन होगा दो पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान, याद रखना है, दो पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान जब भी एडिशन ऑपरेशन होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे कोई सा भी नंबर बढ़ता है, कोई सा भी नंबर कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहीं पर ही मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ आपको। कल हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैं ए प्लस बी लिखूं, जनरल स्टेटमेंट है ये, या बी प्लस ए लिखूं, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर, मैं 2+1 लिखूं या 1+2 लिखूं। ठीक है, यस सर। ठीक है। मैं एक चीज यहाँ इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आपको बताना चाहता हूँ, बगैर चेंज किए हुए। यहाँ पे पहले वाला नंबर कांस्टेंट था और दूसरे वाला नंबर बढ़ रहा था टॉप टू बॉटम जाते हुए। ठीक है, तो आपका आंसर ये आया था। अगर मैंने ये तो आपको नहीं बताया है कि पहले वाला नंबर बढ़ना शुरू हो जाए टॉप टू बॉटम और दूसरा वाला कांस्टेंट कर दें, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कह सकता हूँ, जे क्योंकि 2+1 और 1+2 बराबर होते हैं। ठीक है ना, 2+1 और 1+2 बराबर होते हैं, तो इसी को 1+2 मान लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी सेम रहेगा। जी सर। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाला नंबर कांस्टेंट रहे दूसरे वाला बढ़े, या दूसरे वाला यस। कांस्टेंट रहे पहले वाला बढ़े, डजंट मैटर, आंसर सेम रहेगा, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? हमने, हमारे पास तीन नंबर होते हैं, एक ऑपरेशन होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, हम उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स रखते हैं। अच्छा, मुझे जरा ये बताइएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है, मैं ए प्लस बी प्लस सी करूं, तीन नंबर्स इन्वॉल्व है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व है प्लस का, जो कि 2 दफा आया है, या ए प्लस बी करूं प्लस सी करूं, आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। बात समझ आती है? लिखा हुआ क्या है, ये एक ब्रैकेट बता रहे हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले बी प्लस सी करो, इसका एक सिंगल नंबर आंसर आ जाएगा, उसको आप ए के साथ ऐड कर दें। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले ए प्लस बी करें, देन उस आंसर को सी के साथ ऐड कर दें। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पर मैं आपको चेक करना चाहता हूँ, ये मैंने क्या किया, ए प्लस सी बराबर है बी के, मैं ये भी क्लेम कर रहा हूँ कि ये भी इक्वल होता है, ए प्लस सी प्लस बी। मैंने सी को पीछे कैसे कर दिया? देखिए, ए की पोजीशन वही है पहले नंबर पे, ये पहले ही लिखा हुआ है, बी और सी को सर मैंने इंटरचेंज कर दिया। किस रूल के तहत कर दिया भाई? ऑर्डर चेंज कर दिए जी। जबरदस्त। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव। जबरदस्त, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ आ रही है? ये काम हम सारे रूल्स रेगुलेशन से कर रहे हैं, बताने का, ये वाली बात बताने का मकसद ये था कि हम सब काम रूल्स रेगुलेशन से कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी काम मैथमेटिकल रूल्स के, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के बगैर हम नहीं कर सकते। तो मैं ये जो मैंने स्विच किया है, इसको बी को सी की जगह, सी को बी की जगह, हम कर सकते हैं। ये काम हमने करना है, पूरी मैथमेटिक्स में करना है ये काम। लेकिन रूल्स आपने याद रखना है। यहाँ पे रूल कौन सा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपने पढ़ी है, ए प्लस बी बी प्लस ए, तो बी सी को मैंने आपस में ऑर्डर चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, पहले ए प्लस सी करें, उसके आंसर को बी से ऐड करते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा जी, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में आते हैं। एडिशन में तो हमेशा आंसर पॉजिटिव रहेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। बट यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लें 10-7 बराबर आ जाएगा 3 के, 10 कांस्टेंट रख रहा हूँ, 10-8 बराबर आ जाएगा 2 के, 10-9 बराबर आ जाएगा 1 के, 10-10 बराबर आ जाएगा 0 के, 10-11 बराबर आ जाएगा -1 के। फाइन, बात समझ रहे हैं? हुआ क्या, अगर पहला नंबर बड़ा था दूसरा नंबर छोटा था तो आंसर पॉजिटिव आया। ठीक है, जी। पॉजिटिव आया। लेकिन जैसे ही मैंने पहला नंबर कांस्टेंट रहा, दूसरा नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो हो क्या रहा है, आंसर प्लस से नीचे डिग्री। जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और एक टाइम आया जैसे ही दोनों ए और बी बराबर हो गए, आंसर 0 हो गया, जी। और जैसे ही बी बड़ा हो गया ए से, तो आंसर नेगेटिव हो गया। तो ये मैं आपको बिहेवियर समझा रहा हूँ कि हाउ द सब्ट्रैक्शन वर्क, आपने किस तरह सोचना है पूरी आगे की स्टोरी। तो ये डिपेंड जी। करता है कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई है और जा कहाँ रही है। अगर स्टोरी स्टार्ट ही नेगेटिव से हुई है और मजीद दूसरा नंबर बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव में ही बढ़ेगा, 10-12-2। अगर ये वाला नंबर छोटा हो रहा है, सब्ट्रैक्शन है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। ये सारे काम हमने करने हैं, इन सबको हमने अप्लाई करना है, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स में भी। यहाँ पे आपकी फाउंडेशन बन रही है पूरी की पूरी।
ओके फाइन, मल्टीप्लीकेशन ये हम कर चुके हुए थे, ठीक है, बिल्कुल वही सेम रूल। यहाँ मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वही जी बताने का मकसद ये कि पहला नंबर कांस्टेंट है, दूसरा बढ़ाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पहला बढ़ाते दूसरा कांस्टेंट कर देते? बिल्कुल कर सकते थे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करती है। फिर वही बात ये भी हम कर सकते थे कि दोनों नंबर बढ़ते या दोनों नंबर कम होते तो आंसर रैपिड इंक्रीज होता निस्बतन एक कांस्टेंट करने के मुकाबले में, या रैपिड डिक्रीज होता। अच्छा, ये भी हो सकता था कि एक नंबर बढ़े और दूसरा कम हो, एक बढ़े दूसरा कम हो, तो फिर वो बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरह काम करेगा। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में मैं एक आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। वो आइडिया क्या है? मल्टीप्लीकेशन, ये आपने या वैसे तो जहन में याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में एडिशन ही होती है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ जो है वो एडिशन ही है। अच्छा, इस तरह सोचना है अब मल्टीप्लीकेशन को ना, आपने इस तरह सोचना है, 2 को कितने गुना कर देना है मुझे, कितने गुना बढ़ाना है, ये जो लिखा हुआ है, इस 2 को कितने गुना बढ़ाना है। मैं मल्टीप्लीकेशन को गुना कह रहा हूँ, टाइम्स, 2 टाइम्स 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आप 2 1 से 2 पढ़ते थे ना, मैं इसको कह रहा हूँ 2 जी टाइम्स 1, 2 कर दो 1 गुना, तो कितने गुना बढ़ाना है 2 को? एक गुना 1 गुना। जब 2 को 1 गुना बढ़ाऊंगा मैं तो आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ 2 को कितना कर देना है आपने? 2 डबल। तो 2 को जब मैं डबल करूंगा, 2 का मतलब डबल है ना, इस 2 जी को जी डबल कर दो, 2 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर 4। जी 2 को 3 गुना कर दो, 2 को ट्रिपल कर दो, 6। तो 6 जबरदस्त। 2 को 4 गुना कर दो तो 8 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन को इस तरह भी आपने सोचना है, ठीक है। 3 को डबल कर जी दो तो 6 हो जाएगा, 3 का डबल 6 होगा, बिल्कुल। 4 को 3 गुना कर दो, 3 टाइम्स कर दो तो 12 हो जाएगा। इस तरह मल्टीप्लीकेशन सोचिए, ये हमें हेल्प कहाँ करेगी? बहुत जगह हमें हेल्प करेगी ये, ठीक है। ये आइडिया आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर परसेंटेज में भी सोचता हूँ, ठीक है, ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, इसमें परसेंटेज में सोचता हूँ कि 4 को 300% करना है हमने, तो 12 आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर इधर तो 1 से बड़े नंबर्स लिखे हुए ना, तो आप आसानी से कर पा रहे हैं, 1 2 3 मैंने प्रॉपर इंटीजर्स लिखे हैं। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देता 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अब क्या करते आप इसका? 4 को कितना करना है, कितने गुना करना है? 0.5 लिखा है, 50% करना है आपने, आधा करना है। इसको दूसरे अंदाज में, ये तो डेसिमल में लिखा हुआ है ना, इसको दूसरे अंदाज में 0.5 को 1/2 भी तो लिख सकता हूं मैं। तो 4 को क्या जी कर दें, आधा कर दो, या डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में आप सोच रहे हो तो 4 को 50% कर दो, 0.5 का मतलब 50%। तो 4 का 50% क्या होगा? 50% का मतलब क्या होता है? हाफ 50 गुना कम कर दो, हाफ, 2 आ जाएगा। तो ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है आगे ये आइडिया। जी सर अच्छा, इसी तरह से डिवीजन की हम बात करते हैं। डिवीजन में एक बहुत अहम चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कल के 3 बिरयानी की प्लेटें हैं और 2 लोगों में तकसीम करनी है, तो हर एक के हिस्से में कितनी आएगी? हाफ 1.5 1.5। अच्छा, मेरे जुमले पे आपने गौर करना है, मैंने क्या कहा है? हर एक के हिस्से में कितनी आएगी? किसके हिस्से में? हर एक के हिस्से में। जब आप लिखते हैं ना 1.5, तो ये 1.5 किसके हिस्से में आ रही है? हर एक के हिस्से में आ रही है। तो नीचे डिवाइड में क्या होता है बच्चों? डिवाइड करते हुए आप लिखते नहीं है आमतौर पे, लेकिन होता क्या है? 1 1। आपने क्या किया? इसको रिड्यूस करके 1 कर दिया। डिवीजन में आपने क्या किया? रिड्यूस कर दिया, इसको कम करके या बढ़ा के। आप चाहते हैं कि एक ऐसा नंबर ले आए जो हर एक के हिस्से में आए, ठीक है। जी तो हर एक बंदे के हिस्से में 1.5 बिरयानी की प्लेटें आएंगी। नीचे हमेशा 1 होता है, याद रखना है आपने। ये लिखा है 3/4, 3 मिठाइयां 4 लोगों में तकसीम करनी है, तो हर एक के हिस्से में कितनी आएगी? नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर कोई भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 1 से छोटा आंसर आएगा ना यकीनन, अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो, ठीक है, वो आप चेक कर लेना क्या आएगा। तो ये डिवीजन में आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि नीचे 1 आता है। एक चीज और, डिवीजन में मैंने आपको माइनस वाले केसेस नहीं बताए थे। बिल्कुल जिस तरह मल्टीप्लीकेशन वाले केस होते हैं, इसी तरह माइनस वाले केस भी होते हैं। जब भी ए के साथ माइनस होगा और बी प्लस होगा, या ए प्लस होगा बी माइनस होगा, दोनों केसेस में आंसर नेगेटिव आएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मल्टीप्लीकेशन में था, दोनों में से किसी एक के साथ भी अगर माइनस साइन होता है तो आंसर माइनस आता है। अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये केस मैं आपको बताना चाहता था। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूं आपको कि नंबर लाइन पे ये चीज मैं दिखाऊं। ओके, नंबर लाइन पे क्या है? अगर लिखा है 2 + 3 5 आना चाहिए, तो हम चलेंगे 0 से 2 पे। पहले 2 लिखा है तो +2, और ये आ गया +3, टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 5 +5। लेकिन अगर मैं लिखूं 3 + 2 बराबर है 5 के, तो पहले आप क्या करेंगे? आप 2 नहीं करेंगे, बल्कि पहले क्या हो गया? 3। तो पहले +3,
फिर +2, तो तब भी आंसर आ गया +5। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन पे इस तरह से इसको सोचना है। अच्छा, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का मामला है। अगर लिखा है 3 - 2 बराबर है 1 के, या -2 + 3 बराबर है तब भी 1, तो आपने क्या किया, पहले ऊपर वाले केस में पहले +3 किया, देन -2, तो 2 स्टेप रिवर्स आना है, तो यहां से और यहां तक। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे तो +1 आंसर आ जाएगा। इस केस में पहले -2 डायरेक्शन है और फिर +3 डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये -2 डायरेक्शन आ गई। अब यहाँ से +3 जाना है, तो देख लें यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ एंड हुआ है, तो +1 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर है आपको कि मैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए नंबर लाइन पे काम कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक व्यू भी दे रहा हूँ आपको। मल्टीप्लीकेशन में एक चीज में जल्दी में आगे बढ़ गया था, जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसको मैं अभी फोकस करना चाहता हूँ। मल्टीप्लीकेशन में क्या मामला है कि अगर लिखा है 2 × 3, तो 2 को 3 गुना करना है, तो 2 × 3 करना है, 2 2 और 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। अगर लिखा है 3 × 2, तो किस तरह करेंगे इसको, 3 को 2 दफा करना है। ये समझ पा रहे हो वेस में लिख क्या रहा हूँ, मुख्तलिफ बातें देखें, आंसर सेम आ रहा है लेकिन लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है, देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ -2 × 3, तो -6 आंसर आता है। इसका मतलब -2 को 3 गुना करना है मैंने। जब ये +2 था, 3 गुना करना था, तो इसका मतलब 2 + 2 + 2। ठीक है, जब ये था तो इसका मतलब क्या था, 3 को 2 गुना करना है, तो 3 + 3। फाइन। अब अगर ये मैंने लिखा है कि -2 × 3, तो इसका मतलब है -2 को 3 गुना करना है, तो ये हो जाएगा -6। तो -2 को 3 गुना करना है, तो -2 -2 -2, तो ये आ जाएगा -6। इस पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ, 3 को इधर कर दिया और -2 को इधर कर दिया, तब भी -6 आएगा। अब इसको किस तरह सोचना है, इसका ये वाला जो दूसरा वाला माइनस है ना, इसको आपने सोचना है कि ये डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है। किसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है, पहले वाले नंबर की। अगर दूसरे वाले नंबर के साथ माइनस है, तो उसका नंबर नंबर लाइन पे आप किस तरह उसको सोचेंगे, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, पहले वाले की उल्टी डायरेक्शन कर देंगे। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आइडिया के किस डायरेक्शन रिवर्स करने के पीछे क्या लॉजिक है, वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि ये आपका चैप्टर है लेकिन इसमें कवर नहीं होगा, वो आपको बीएससी में जाके कवर होता है, कि वहां पे जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर। ठीक है, तो वहां पे आपको क्लियर होता है कि डायरेक्शन रिवर्स करने का मामला क्या है आखिर। तो असल में हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। तो ये लिखा है कि 3 की डायरेक्शन, 3 को 2 गुना करो और रिवर्स डायरेक्शन में करो, तो बात वही आ जाती है फिर भी, कि 3 को 2 गुना रिवर्स डायरेक्शन में करना है, तो असल में -3 + -3 होगा ये। ठीक है, -6 होगा, तो ये इस तरह होता है, -3 -3, ये -6 होगा। अच्छा, इसी तरह अब आप एक और चीज इसमें सोच सकते हैं, अगर लिखा हो -2 × -3, तो ये प्लस का 6 आएगा। इसका मतलब -2 को 3 गुना करना है, लेकिन -2 की डायरेक्शन में नहीं, माइनस की डायरेक्शन तो ये है, इसकी डायरेक्शन क्या कर देनी है हमने, माइनस में नहीं लेनी बल्कि प्लस में पलट देनी है, रिवर्स। बिल्कुल जी। रिवर्स कर देनी है। तो असल में ये +2 3 गुना है। ठीक है, तो देख लें +6 आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह आप इसको रिवर्स में भी सोच सकते हैं, -3 × -2, आपको बेसिक आइडिया मिल गया है कि -3 को 2 गुना करना है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, तो प्लस डायरेक्शन होगी यकीनन उसकी, जो रिवर्स डायरेक्शन होगी, तो तब भी 6 आ जाएगा। अच्छा, मुझे बेसिकली आना था यहाँ पर डिवीजन पे, इसलिए मैं सीक्वेंस से जरा चलता हुआ आया हूँ। अगर लिखा है 6/2, तो आमतौर पे हम किस तरह इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो आपने वही याद रखना है कि नीचे हमेशा 1 होता है। यस सर। अच्छा, जैसे मैंने किया कि 3 × 2, तो 6 आया था, यानी कि 3 को 2 गुना करना है, तो ये आ गया 3। मैं इसको बल्कि 2 × 3, 2 × 3, तो ये आ गया 6। ठीक है, 2 2 और 2। ठीक है, अब यहाँ देखें कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, ये प्रॉपर्टी अभी हम आगे पढ़ेंगे, दोनों तरफ में 2 से डिवाइड कर दूं, 2 × 3 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, 6 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा 6/2 के। ये आप देख सकते हैं जो बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, 6/2 बराबर है 3 के। ठीक है, जी। ओके। अब बात क्या है, असल में ये मैंने बताया क्यों, ये बताया इसलिए बच्चों कि 6 जो है वो असल में डिवीजन रूल है क्या, डिवीजन का मतलब होता है कि इक्वल इतने ही हिस्सों में तोड़ देना है। हमने 6 को कितने हिस्सों में तोड़ना था, 2 हिस्सों में, 2 एक जैसे हिस्सों में तोड़ना था।
अगर मैं 6 को 2 एक जैसे, मैंने पहले वैसे सही लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाई 2, मिस्टेक हो गई। 12। अगर मैं 6 को 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ूंगा तो ये +3 हो जाएगा। जी तो ये 3 आ गया। और कितने हिस्सों में तोड़ना है, उसका कितना हिस्सा लेना है मुझे, क्योंकि एक जैसे हिस्से हैं तो एक हिस्सा लेना है। तो ये ले लो +3, ये आंसर होगा भाई, क्योंकि यस सर। देखो ये भी वही है, ये भी वही है। तो डिवीजन असल में नंबर लाइन पे ये होती है कि इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है आपने, एक जैसे पार्ट्स में तोड़ना है, और उसका एक पार्ट आपने लेना है। और डिवीजन में हमेशा नीचे 1 होता है। अब ये डिवीजन भाई बेइंतहा जगह अप्लाई हो रही है, बेइंतहा जगह में मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पर ना देखें, वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, या स्पीड ले लें, स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। भाई ये क्या है, क्या डिवीजन नहीं है ये, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब तक आपको डिवीजन नहीं पता होगी आप कैसे काम कर लेंगे इस पर। जी सर। फिर से फिजिक्स आ गई बीच में, मैथमेटिक्स तो है ही है भाई फिजिक्स से। यहाँ टाइम डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये मल्टीप्लीकेशन ही तो है कि अगर डिस्टेंस जी पता करना है तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करो। वेलोसिटी देखो मैं बताता हूँ, वेलोसिटी नहीं बदलेगी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है। आपकी क्लास में आप कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ेंगे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, मान लें कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, मुझे मालूम है अभी आपको आइडिया नहीं है कि मैं क्या बता रहा हूँ फिजिक्स से मुतालिक, लेकिन नंबर्स तो पढ़ लिए ना। असल में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बदलती क्या है, क्या चीज बदलती है मुझे बताएं। एक चीज चल रही है, चलती हुई चीज की स्पीड आपने देख ली भाई, टाइम बदल रहा है ना, 1 सेकंड गुजरा तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने, 2 वन जा 2। 2। अगला सेकंड भी जी तो गुजरेगा, वेलोसिटी तो सेम है, अगला जी सेकंड गुजरा 2, डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 4। 4। जबरदस्त, आपको आइडिया हो गया कि भाई वेलोसिटी नहीं बदल रही, टाइम गुजरे जा रहा है, तो डिस्टेंस 6। बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन बढ़ कैसे रहा है, पहले सेकंड में 2, दूसरे सेकंड में 4 मीटर हो गया, तीसरे सेकंड में 6 मीटर हो गया, चौथे सेकंड में 8 मीटर हो गया। 8। बेहतरीन, जबरदस्त। सब आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे चल रहा है, डिवीजन कैसे काम कर रही है, हर एक सेकंड में कितना, अगर इसको डिवीजन की नजर से देख रहा हूँ वेलोसिटी को, तो ये मुझे बता रहा है कि हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है। भाई नीचे जो नंबर लिखा होता है उसका आंसर क्या आ जाता है, डिवीजन में हमेशा नीचे क्या आता है, 1। 1। तो नीचे क्या चीज है, यहाँ पर टाइम है, तो टाइम नीचे 1 सेकंड, और इधर जी लिखा है 2 मीटर। तो ये हर एक सेकंड में कितने मीटर फासला तय करता है, वो 2। 2। 1 सेकंड गुजरा, 2 मीटर फासला तय कर लिया हर एक सेकंड में। जवाब क्या है, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में 2 मीटर। तो देख लो ना, वेलोसिटी दो दो ही तो है, हर एक सेकंड में दो दो ही तो तय कर रही है ये, वेलोसिटी थोड़ी जी बदल सर। रही। ठीक है, तो कैसे भी आप समझ सकते हैं इसको। अच्छा, यहां तक मेरा काम हो गया। अब जो अहम चीज हमने पढ़नी थी, अब हम आते प्रॉपर्टीज पे। उसके लिए पहले मैं आपकी बेसिक्स बनाता हूं जो हमें चाहिए सेट थ्योरी से। अभी तक तो हमने नंबर्स क्या किए, हमने समझ लें कि हमने इसी तरह नंबर उठा के रख लिए अपने पॉकेट में। हमने अपनी इन्वेंट्री की थैली में नंबर डाल दिए, एक थैला है हमारे पास, उसमें हमने नंबर्स डाल दिए बगैर किसी रूल्स के। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने डिफाइन की, लेकिन कितने नंबर डालने हैं, क्या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिफाइन करना जरूरी है ना। बात थोड़ा सा समझें, अब मैं किस तरफ जा रहा हूँ, आपका रुख किस तरफ मोड़ रहा हूँ। देखिए, इन्वेंट्री डिफाइन करना जरूरी है ना। मैंने एक थैला ले लिया, बैग ले लिया एक, इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 नंबर डाल दिए, 6। तो भाई जब तक ये इन्वेंट्री में कितनी चीजें मेरे पास मौजूद हैं, उन्हीं चीजों पे काम करेंगे ना। तो पहले इन्वेंट्री भी तो डिफाइन करना जरूरी है। मैंने तो इन्वेंट्री ऐसी उठा के रख ली, पहले इन्वेंट्री तो बनाए, किस इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं आप। ठीक है, यस सर। तो अब मैं इन्वेंट्री पे आ रहा हूँ। पहले तो हमने इन्वेंट्री बनानी है कि किस इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं भाई, वो उसके लिए मुझे सेट थ्योरी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसका एक तरीकेकार है, उसको हम छोटा सा देख लेते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ओके, यस मैं नंबर इजाद करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे बेसिक नंबर्स हमारे थे, मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले जो नंबर बनाए हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह लिखते हैं एन को। और जो इन्वेंट्री बनाई है, सेट लिखने का तरीकेकार ये, करली ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और ये मैंने यहाँ पर 3 डॉट डाल दिए, और ये करली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। भाई इतना अच्छा नहीं है, समझ लो कि करली ब्रैकेट बनाया हुआ है मैंने। यस सर। हाँ, इससे अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। अच्छा, अब ये मेरी इन्वेंट्री है। ठीक है, अब ये भाई इन्वेंट्री है किस तरह की, ये इस पे जरा गौर कर लेते हैं। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स जो हैं ये इन्वेंट्री, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, एक इन्वेंट्री में यहाँ बना रहा हूँ 1 2 5 6, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, जल्दी जल्दी जवाब देंगे अब। 4। 4। अब ये 4 एलिमेंट्स थे, उनको लिखने का तरीका मैंने क्या अपनाया,
ये कर्ली ब्रैकेट्स डाले और हर एक एलिमेंट के बीच में फर्क करने के लिए मैंने कॉमा डाला है। जी सर। ये इन्वेंट्री लिखने का तरीका है। ये गिन सकते हैं आप इन्वेंट्री कितने एलिमेंट्स हैं? यस। जबरदस्त गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। इसके एलिमेंट्स गिन सकते हैं? नो सर। क्या मसला है यहाँ पर? सर वो डॉट्स हाँ, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 6 के बाद क्या आ रहा है? और बहुत सारे मतलब हाँ, 6 के बाद क्या है? ये पैटर्न आपको दिखा रहा है कि 6 के बाद क्या आना चाहिए? 7। 7, 8, 9, 10। और ये कभी खत्म होगा? नो सर। नहीं। ठीक है, जबरदस्त। इसका मतलब कि ये इस तरफ से राइट साइड से मेरी राइट साइड पे ये सेट जो है, इसको हम इन तमाम को सेट कहते हैं, जो इस तरह लिखते हैं हम इसको सेट कहते हैं। ये सेट इन्फिनिटी पे जा रहा है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब क्या होता है? भाई राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, बता देता हूँ, जबानी लातादाद। जी सर। तो ये राइट साइड पे इन्फिनिटी पे जा रहा है सेट। जब एक चीज खत्म ही नहीं हो रही तो उसको आप काउंट कैसे करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसको सिर्फ आपने इनफाइनाइट एलिमेंट से नहीं समझना, इसको एक और भी आइडिया साथ में आपको देता हूँ। ये सेट राइट साइड पे अनबाउंडेड है। बाउंड है क्या इसका? कोई बाउंड्री है इसकी? तो बाउंड्री नो से सर। मैंने कर दिया अनबाउंडेड। अन नहीं है, बाउंडेड ही नहीं है, ये कोई बाउंड्री नहीं है। क्या लेफ्ट साइड पे बाउंडेड है ये? यस सर। जबरदस्त। कौन सा है जो लेफ्ट साइड की बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री एलिमेंट है, कौन सा है वो? 1। 1। जबरदस्त। यहाँ पे ये बाउंडेड है। जी। अच्छा, अब फर्क समझें कि बाउंडेड अनबाउंडेड वर्ड इस्तेमाल करने में और इनफाइनाइट इस्तेमाल करने में फर्क क्या है। इनफाइनाइट का मतलब है तादाद गिनना। जी। बाउंडेड अनबाउंडेड का मतलब ये है कि ये कहाँ तक जा रहा है, कोई बाउंड्री है भी इसकी या नहीं है। देखिए ना, यही सेम सेट एक तरफ बाउंडेड है, दूसरी तरफ अनबाउंडेड है। फर्क जी। याद रखना है आपने कि वर्डिंग्स का खेल क्या है यहाँ पर। ओके, ये मेरा पहली इन्वेंट्री आ गई। नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6। ओके, अगले स्टेप पे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। होल नंबर, यहाँ पे मुझे एक और नंबर की कमी महसूस हुई, तो हमने जल्दी से अपनी इन्वेंट्री के अंदर एक नंबर ऐड कर दिया कि भाई ठीक है, हमारे पास 1 सेब है, 2 सेब है, 3 सेब है, 4 सेब है, 5 सेब है। ठीक है, तो हमने उनके लिए नंबर इजाद कर लिए। लेकिन अगर कोई सेव ना हो तो उसके लिए भी तो नंबर चाहिए हमें। तो होल नंबर। जी सर। वंस अगेन, ये आपका राइट साइड पे अनबाउंडेड है और लेफ्ट साइड पे बाउंड्री एलिमेंट है। वो कौन सा बाउंड्री एलिमेंट है? 0। 0। सेट इनफाइनाइट है, सेट फाइनाइट नहीं है। अगर ये सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट। FINIT। जी सर। फाइनाइट सेट है। अच्छा, अब बात ये है कि ऊपर वाला सेट बड़ा है या नीचे वाला सेट बड़ा है? सर दोनों ही हैं। है तो इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं जी। एलिमेंट्स देखूं तो एलिमेंट्स के एतबार से कौन सा सेट बड़ा है? नीचे वाला नीचे वाला। क्योंकि उसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा है? 0। 0। एक एलिमेंट बढ़ गया। अरे भाई, भले हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये तो नजर आ रहा है कि एक एलिमेंट बढ़ गया। लेकिन एक और चीज साथ में गौर करें, क्या होल नंबर की, इसको हम होल नंबर कहते हैं बाय द वे, मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसको हम नेचुरल कहते हैं, इसको हम होल कहते हैं। इसमें 0 एक नंबर ऐड हो गया। लेकिन आप ये भी तो देखें कि क्या ऊपर वाले सेट के तमाम नंबर्स नीचे वाले सेट में मौजूद हैं? यस सर, सिर्फ 0 जबरदस्त। नहीं है। सिर्फ 0 नहीं है, इसका मतलब हर आने वाला आगे सेट जो भी आएगा उसमें पिछला सेट भी मौजूद होगा और जी। नए नंबर्स भी मौजूद होंगे। पिछला सेट भी पूरा का पूरा मौजूद होगा और उसके जी। अलावा नए नंबर्स होंगे। इधर पिछला पूरा सेट मौजूद है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, और ये एक नया नंबर मौजूद है। जी। अच्छा, अब भी हमारी नंबर की दौड़ खत्म नहीं हुई, अभी भी नंबर्स की कमी है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था, जब उधार लेन देन का चक्कर होता है तो क्या होता है कि भाई मैं खसारे में हूं या नुकसान में हूं या उधारी में, तो उस नंबर को किस तरह मेंशन करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि एक और इन्वेंट्री बना दी जिसमें हमने नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से। इसको हम कहते हैं इंटीजर्स और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इंटीजर्स। अच्छा, अब इंटीजर्स मतलब नाम जहला में किसी लैंग्वेज का, आई थिंक सो जर्मन वगैरह का है, तो Z उससे आया है, जहला। ठीक है, बहरहाल ओके इंटीजर्स सर। मतलब आप समझ गए कि क्या पिछले दोनों सेट्स इसमें मौजूद है? यकीनन मौजूद है। ये रहा होल नंबर, ये रहा इसके अंदर नेचुरल नंबर, और ये कुछ नए जी नंबर्स भी मौजूद है इसके अंदर नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये कि इंटीजर जो है वो पूरा का पूरा होल नंबर का सेट भी अपने अंदर रखता है, नेचुरल नंबर का सेट भी रखता है। जी सर। तो होल नंबर एक सब सेट है, छोटा सेट है इंटीजर का, ये भी तो कह सकता हूं मैं। होल यस। नंबर एक छोटा सेट है इंटीजर का, इंटीजर बड़ा सेट है यानी कि। और जी सर। नेचुरल नंबर एक सब सेट है। सब का मतलब होता है ना, सब छोटा, सब सेट है जी। इंटीजर का, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो ऊपर वाला सेट है, ये दोनों सेट देखें और नीचे वाला सेट देखें, किस में एलिमेंट्स ज्यादा होंगे? सर सबसे नीचे वाले हैं।
इसमें इसमें एलिमेंट सबसे ज्यादा होंगे, नीचे वाले में नहीं बोले, उसका नाम बोले इंटीजर्स। इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स दोनों तरफ बाउंडेड है अनबाउंडेड है, क्या मामला है इंटीजर्स के अंदर? माइनस नेगेटिव नंबर भी है उसमें। नेगेटिव नंबर भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, एक तो नेगेटिव नंबर भी हैं और दूसरा ये है कि देखें ये मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट भी इनफाइनाइट जा रहा है और राइट भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। सर। देखें ये जो इंटीजर नंबर का सेट है, इसको अगर आप देखें तो ये दो तरफ अनबाउंडेड है, दोनों तरफ अनबाउंडेड है, ये लेफ्ट भी यस सर। अनबाउंडेड है और राइट भी अनबाउंडेड है, ठीक है, तो इसकी इन्फिनिटी बहुत बड़ी है। इस सेट के मुकाबले में, इन दोनों के मुकाबले में ये इसकी इन्फिनिटी बड़ी है। देखें इसका मतलब इन्फिनिटी का भी साइज होता है, हालांकि हम गिन यस तो नहीं सर। सकते, इसको भी नहीं गिन सकते, इसको भी नहीं गिन सकते, इसको भी नहीं गिन सकते, ये जस्ट एक आइडियाज हैं जो हमने दिमाग में, सिर्फ इन आइडियाज को लेना है कि मैथमेटिक्स किस तरह काम कर रही है, इन आइडियाज को सोचना किस तरह है, वरना हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है ना, रियलिटी में इसको काउंट करना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, इसको भी मुमकिन नहीं है, इसको भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक आइडियाज है, जब आइडियाज डेवलप हो जाते हैं तो उसी के हिसाब से फिर हम आगे काम करते हैं। अब वही चीज के ये सबसेट हम हमारा हो गया, ठीक है, ये दोनों तरफ अनबाउंडेड है। अब मैं एक और सेट मुझे कमी लगी कि कुछ और नंबर्स की भी कमी है, और वो नंबर कौन से हैं? वो नंबर हम कहते हैं उनको रैशनल नंबर, उनको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो रैशनल नंबर क्या है भाई? मिसाल के तौर पे जरूरी तो नहीं है ना एक सेब, दो सेब, तीन सेब, आधा सेब भी तो हो सकता है, जी सर। और इसी तरह से 1.5 सेब भी हो सकता है, 3/2। तीन के दो हिस्से कर दें, तीन को आधा कर दें या तीन के दो हिस्से करेंगे तो 1.5 बनेगा। अब ये जो डिवीजन में नंबर हैं, इनको भी हमने लाना चाहते हैं, ये इसको भी हम अपने नंबर की इन्वेंटरी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इसको लिखने के लिए अब हमारे पास ये तरीकेकार नहीं चलेगा। इसके लिए हमने एक तरीकेकार बनाया है, सेट थ्योरी का एक और तरीकेकार है, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ, एक्स वो नंबर है या वो तमाम नंबर्स हैं, इस तरह लिखते हैं। ये जो पहले वाला एक्स लिखा है ये बता रहा है कि एक्स वो तमाम नंबर्स हैं, सच दैट एक्स इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर। ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझनी है, ये क्या लिखा हुआ है, या ऐसे लिख लें फॉर ऑल पी क्यू, ठीक है, एंड नहीं आता सेट थ्योरी में, फॉर ऑल पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर। ये लिखा हुआ क्या है भाई? कोई परेशानी की बात नहीं है, हमने जी। इंटीजर के सेट से ही रैशनल नंबर का सेट बनाया है, इसका नाम है रैशनल, रेशो से निकला है रैशनल, देख रहे हैं, RATIO, रेशो, रैशनल, ठीक है, रेशो से निकला है। तो ये रेशो ही है, यकीनन दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, रेशो में, फ्रैक्शंस में। अच्छा, पी और क्यू कोई भी दो नंबर्स हैं, क्या बता रहा है इसका? अच्छा, ये वाला जो सिंबल है इसको हम कहते हैं बिलोंग टू, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है सेट थ्योरी में इसको हम कहते हैं फॉर ऑल, तमाम के तमाम। और ओके इस सर। ई का मतलब क्या है? ताल्लुक रखता है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर तमाम का तमाम पी और क्यू ताल्लुक रखता है किससे? ये देखे ना, इंटीजर्स, जेड लिखा हुआ है, जी इंटेलिजेंट। इंटीजर्स से, तो इसका मतलब पी और क्यू कहाँ से लेने हैं आपने? इंटीजर्स से कोई भी दो एलिमेंट ले लें। अगर मैं पी यस और सर। पी लिख देता तो इसका मतलब दो उठा रहा हूं तो अगला भी दो उठाना पड़ता, नहीं, पी और क्यू का मतलब क्या है? कोई भी दो अलग अलग या एक जैसे एलिमेंट ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखें ना, क्या 3 इंटीजर का इंटीजर नहीं है, 2 इंटीजर नहीं है, तो ये लिखा तो है पी डिवाइडेड बाई क्यू। जी। इस केस में 3p है, 2q है, इस केस में p क्या है? 1, q क्या है? 2, p डिवाइडेड बाई q। तो इस तरह कोई भी दो नंबर्स उठाएं इंटीजर्स से, वो आपका क्या होगा? x रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर को लिखने के दो तरीके कार हैं, एक तो आप इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3/2 में भी, और डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1.5, ये दो तरीके हैं, ये यस सर। डेसिमल फॉर्म है, ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो लेकिन ये आते कहाँ से हैं? कैसे बनता है रैशनल नंबर? आप दो नंबर्स इंटीजर से लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे, बट यहाँ पे एक एडिशनल बात होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते किसी चीज को, इस पर हम आगे बात करेंगे। जी सर। तो ये रैशनल नंबर का सेट हो गया, ठीक है, रैशनल नंबर ये अभी आप पढ़ेंगे, इस पे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक ने ये तमाम मालूमात ये बता दी है कि ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, इसलिए उन्होंने ओमिट कर दी है तमाम मालूमात, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, तमाम मालूमात उन्होंने खत्म कर दी है, आपको डायरेक्ट रियल नंबर से स्टार्ट करवाया है उन्होंने। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी जो बेसिक रिवीजन है वो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ कि इसको सोचना कैसे, इसको देखना कैसे आपने।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको लाजमी पता होना चाहिए क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में ये काम आएगा आपके। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, ये अभी रैशनल नंबर पे तो आगे इसी चैप्टर में आपने पढ़ना भी है टॉपिक से। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर आगे वाले सेट में पिछले सेट के नंबर्स भी मौजूद होते थे? जी सर। यकीनन। तो क्या इस रैशनल नंबर के सेट में क्या इंटीजर मौजूद है, होल मौजूद है? चल, इंटीजर आ गया तो ऑटोमेटिक पिछले तो दोनों आ ही जाएंगे ना। बिल्कुल है। मिसाल के तौर पे मैंने 4 लिया, एक नंबर यहाँ से 4 उठाया और दूसरा नंबर यहाँ से 2 उठाया, क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। टू। अगर ये प्रॉपर इंटीजर बन रहा है तो इसका मतलब क्या ये यहाँ पे मौजूद नहीं है इंटीजर में? जी है। तो जबरदस्त। जब भी नीचे 1 आ जाएगा तो और ऊपर प्रॉपर डिवीजन होगी, प्रॉपर नंबर आएगा तो वो इंटीजर में फॉल करेगा, कोई मसला नहीं है। प्रॉपर डिवीजन होनी चाहिए आपकी। तो ये इसमें इंटीजर मौजूद है। तो आपको बात समझ आ रही है कि मैंने क्यों नंबर नहीं लिख पाया, इस तरह का सेट क्यों नहीं बना पाया रैशनल नंबर की केस में? क्योंकि भाई बना ही नहीं सकता, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। यहाँ से तो उठाते जाओ नंबर जो मर्जी आए, 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 डिवाइडेड बाई 3 करो। अगर मैं सिर्फ 3 को ही ले लूं और पूरा चक्कर घुमा दूं तो ये तो वैसे ही लातादाद नंबर बन जाएंगे। जी सर। ठीक है, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं इसको सेट फॉर्म में लिख सकूं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। ये इतनी सी बात मुझे सब कुछ, सारी स्टोरी बता रही है कि रैशनल नंबर कौन से हैं। जी सर। अच्छा, इसी तरह से क्या हमारे पास नंबर पूरे हो गए? अभी भी नंबर्स की कमी है। अब हम लिखते हैं इर्रेशनल नंबर, उसको भी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर एक छोटा सा डैश डाल देते हैं। ये वो तमाम नंबर्स हैं, बिल्कुल ऊपर वाला ही सेट आएगा, जो इन दोनों दो इंटीजर्स के डिवीजन में नहीं होंगे। ये अभी आप पढ़ेंगे। ये इर्रेशनल, इर का मतलब है रैशनल नहीं है, इर का मतलब पहले वाले आईआर का मतलब नहीं, इर्रेशनल। अब ये कौन से नंबर हैं? वो नंबर जो दो इंटीजर के डिवीजन में लिखे जा सकें, यही कहूंगा ना भाई इस बात को। वो नंबर जो दो इंटीजर्स के पी और क्यू, कोई भी दो इंटीजर्स के डिवीजन में लिखा जा सके, वो आपका रैशनल नंबर एक्स है। जो दो इंटीजर्स के डिवीजन में आ ही ना पाए, वो आपका इर्रेशनल नंबर है। मिसाल के तौर पे मैं कोई नंबर लिखता हूं, वैसे तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तमाम रैशनल नंबर्स जो दो नंबर के डिवीजन में लिखे जा सकते हैं, ये अभी आप पढ़ेंगे रिकरिंग। ठीक है, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर जो है वो रिकरिंग होते हैं और ये नॉन रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, अभी मैं आपको बताऊंगा जब वो टॉपिक आएगा, उसी पे पढ़ेंगे। ये फिलहाल के लिए काफी है। ये समझ लें कि कोई ऐसा नंबर हो, मैं रैंडम लिख देता हूँ, आइडिया नहीं है कि क्या होगा, 1 3 1 9 6 4 2 5। अब ये नंबर चलते चले जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। जी तो ये नंबर को मैं अगर डिवीजन में नहीं लिख सकता, दो नंबर के डिवीजन में नहीं लिख सकता अगर इस डेसिमल नंबर को, तो वो किस में फॉल करेगा? इर्रेशनल में। इर- और अगर मैं इस नंबर को डिवीजन में लिख सकता हूं दो नंबर्स के, तो वो कहाँ आ जाएगा? रैशनल में। इर- लेकिन इर्रेशनल क्या होगा? वो कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है? खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा और हर नंबर जो है आगे मुख्तलिफ चेंज होता रहेगा, रिपीट नहीं होगा। तो वो इर्रेशनल होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? रिकरिंग भी होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक है ये आपका। अब बात क्या है कि मेरे पास यहां तक तो एक सेट था जो तमाम पिछले सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर को। लेकिन अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर दोनों एक अलहदा अलहदा सेट हैं। रैशनल के जी एलिमेंट्स इर्रेशनल में नहीं है, इर्रेशनल के एलिमेंट्स रैशनल में नहीं है, ऐसा ही है। जी सर। हाँ। तो अब क्यों ना इन दोनों को मिला के एक नया सेट बना लें, जी रियल नंबर का सेट। ये आपकी स्टोरी अब स्टार्ट हो गई है इस चैप्टर की। रैशनल नंबर के सेट को यूनियन कर दें इर्रेशनल नंबर के सेट में। यूनियन एक सेट थ्योरी का ऑपरेशन है, जिसका मतलब है कि तरतीब से लिख दें दोनों सेट में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको। आर का मतलब है रियल। अब ये हमारी नंबर्स की दौड़ कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी नहीं हुई है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि आगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, वो बाद में बताऊंगा आपको। तो ये एक आपका नया सेट बन गया, रियल नंबर का सेट। जहां तक मामला क्लियर है सेट का? यस सर। अब हम इसको नंबर लाइन पे पढ़ते हैं। ये देखिए, नेचुरल नंबर मैंने लिखा हुआ है, आप जरा गौर करेंगे। होल नंबर डब्ल्यू को मैंने एन जीरो भी लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर अगर जीरो इंक्लूड करेंगे तो एन जीरो लिखते हैं आमतौर पर, ये सेट है। नीचे लिखा हुआ है एन वन से अगर स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर तो सिंपल नेचुरल नंबर होता है। ये इंटीजर नंबर का सेट है, ये रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है, ये रियल नंबर का सेट है। सबसे पहले नेचुरल नंबर देखते हैं। ये देखिए मैंने ऊपर, ये नंबर लाइन के ऊपर इसको बनाया हुआ है। नेचुरल नंबर अभी कहाँ मौजूद है? ये पॉइंट को देखें, 2। तो नेचुरल नंबर का जी सेट नंबर लाइन पे किस तरह मौजूद होता है? या तो उसमें 0 मौजूद है, या 1 मौजूद है, या 2 मौजूद है, 3 मौजूद है। बताने का मकसद मेरा क्या है यहाँ पर
मैंने नंबर लाइन से समझाना आपको क्यों जरूरी समझा, उसकी वजह ये है, ये आपको दिखाने का, ये बात दिखाने का मकसद ये है कि नेचुरल नंबर में क्या 1 से 2 के दरमियान कोई नंबर मौजूद है? 1 से 2 के दरमियान कोई नंबर मौजूद है? नो सर। नहीं, ये असल बात बतानी मकसद थी कि 2 से 3 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है, या तो 5 है, इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है। ये नेचुरल नंबर का सेट है। अगर होल नंबर होगा तो जीरो भी आ जाएगा। ये बात समझ आती है? जी सर। ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब ये इंटीजर आ जाए, देखिए अभी z के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, अगर मैं प्लस में घूमता हूं तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। ये प्लस लिख देते हैं आमतौर पे, वैसे तो ये पूरा ही इंटीजर है, ठीक है। मैथमेटिक्स की जबान में हम आमतौर पर जब प्लस में घूम रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जब जीरो पे आ जाते हैं तो जीरो इंटीजर। पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता है, नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, खैर ये बाद में बात करेंगे। तो ये देखें माइनस आ गया, जी सर। अगर आप नेगेटिव में है तो नेगेटिव इंटीजर। अगर ओवरऑल पूरे सेट की बात करनी है, अगर ओवरऑल पूरे की बात करनी है तो पूरा इंटीजर है। इसको भी छोटे छोटे हिस्सों में अगर मुझे देखना है तो पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव इंटीजर, जीरो पे हूं सिर्फ जीरो तो जीरो इंटीजर, नेगेटिव में हो तो नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहूंगा, यानी कि जो वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, तो इसका मतलब जीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं आप उसके अंदर, जीरो प्लस और प्लस के तमाम नंबर। नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव ना हो बस, तो फिर जीरो भी आ जाएगा प्लस भी आ जाएगा। जी। अच्छा, ये क्या इंटीजर के दरमियान नंबर मौजूद है? 1 से 2 के दरमियान नंबर मौजूद है इंटीजर के सेट में? नो सर। नहीं। रैशनल नंबर देखें, दो इंटीजर के दरमियान आपने क्या करना है? डिवीजन कर दिया है। तो ये देखें दो इंटीजर्स के दरमियान डिवीजन हुआ हुआ है। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो 151 डिवाइडेड बाय 50 है, तो ये देख रहे हैं आप? जी अगर मैं सर। इधर आ जाऊंगा, अच्छा अब यहाँ इस केस में क्या 1 से 2 के दरमियान नंबर मौजूद है? जी सर। भाई रैशनल नंबर है ना, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे। अगर मैं 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 का मतलब क्या है? 1 और 2 के दरमियान। ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। भाई 1 और 2 के दरमियान ही होता है ना डेढ़। डेढ़ का मतलब क्या है? जी जी। एक से आधा आगे चले जाओ, तो इसका मतलब जी। 1 से 2 के दरमियान भी नंबर्स मौजूद है, 2 से 3 के दरमियान भी, 3 से 4 के दरमियान भी। ये एक बड़ा सेट है, ये तमाम नंबर्स मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या इसमें कहीं बीच में होल्स मौजूद है, खाली खाली जगह होंगी, ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसी जगह मौजूद है जहां पे नंबर्स ना हो? अभी आपने नो सर। एक और सेट पढ़ा था, याद करें, इर्रेशनल। अगर देखें ये क्या आ गया, 1.5 आ गया ना, मान ले बीच में अगर ले आए 1.5 आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। जी। अगर मैं लिख दूं 1.5 0 1 2 3 5 1 6 7 9 5 8, इस तरह के नंबर को आप लिख सकते हैं दो नंबर के डिवीजन में। नो सर। हालांकि ये है तो 1.5 के बहुत करीबी। जी। क्या ये जगह यहाँ पे, अब देखें, ये सिर्फ जहन में आइडिया डेवलप करना है आपने, इसको मैं करके नहीं बता सकता, आपके आइडिया सिर्फ जहन में एक बना रहा हूं कि अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूंगा, इस जगह पर जूम करूंगा बड़ा करके, जाता जाऊंगा जाता जाऊंगा जाता जाऊंगा, तो यहाँ पे तो बहुत सारी खाली जगह होंगी जहाँ पे नंबर मौजूद ही नहीं है, जो इर्रेशनल नंबर है। ऐसा ही है ना? जी सर। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर का सेट भी पूरा नहीं है। अच्छा, एक और बात, क्या 1 से 2 के दरमियान नंबर्स गिन सकते हैं आप? कितने नंबरों की तादाद है, कितने रैशनल नंबर मौजूद हैं? क्या मुमकिन है आपके लिए सिर्फ 1 से 2 के दरमियान के नंबर गिन लें? नो सर। मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर है, ला तादाद नंबर है, सिर्फ 0 से 1 के दरमियान, 1 से 2 के दरमियान, 2 से 3 के दरमियान। तो ये तो हमारे लिए सिर्फ एक से दूसरे नंबर के दरमियान, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के दरमियान की नंबर गिनना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और बीच में खाली खाली जगह भी है, वो खाली जगह कौन से नंबर्स की हैं? जो इर्रेशनल है। जी। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी सर। अब रैशनल और इर्रेशनल दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये रहा ऊपर, रियल नंबर। क्या रियल यहाँ पे नंबर। कोई खाली जगह मौजूद होगी? नो सर। जबरदस्त। तो इसका मतलब ये हमारी एक प्रॉपर नंबर लाइन है, ये वाली रियल नंबर, जब भी तो हम कह रहे हैं रियल, ये है रियल नंबर लाइन। ये जी सर। रियल नंबर्स हैं, इधर कोई खाली जगह नहीं है, इस पे काम करो बेफिक्र होके। यहाँ पे कोई खाली जी। जगह नहीं है, जहां पे पॉइंट ले जाओगे वहां नंबर मिलेगा, जहां ले जाओगे वहां नंबर मिलेगा। जी सर। जबरदस्त। अच्छा, ये जो एरो हेड मैंने बनाया हुआ है ना, कॉर्नर पे देख रहे हैं यहाँ, ये भी लेफ्ट कॉर्नर पे भी, राइट कॉर्नर पे भी, ये यस सर। लेफ्ट पे। ये एरो हेड का दिखाने का मकसद ये होता है कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, राइट साइड पे भी, जी। लेफ्ट साइड पे भी। इसी तरह रैशनल भी दोनों साइड पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, इंटीजर भी दोनों साइड पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर एक साइड पे बाउंडेड है और जी। दूसरी साइड पे इन्फिनिटी है। तो आप जरा अब इस तादाद के हिसाब से देखें कि ये एक छोटा नंबर सेट, एक छोटा सेट है नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर का।
इंटीजर उससे बड़ा है, रैशनल उससे बड़ा है। लेकिन जी आप रैशनल और इररेशनल के दरमियान कंपेयर करेंगे तो ये एक बेतुका सा कंपैरिजन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है रैशनल कितने हैं और इररेशनल कितने हैं, ठीक है। जी लेकिन रैशनल भी बहुत ज्यादा नंबर्स हैं और इररेशनल भी बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। इसी तरह रियल नंबर्स रैशनल और इररेशनल दोनों को मिलाकर हैं, लिखा हुआ है ना, रैशनल जी। यूनियन इररेशनल। तो ये तमाम के तमाम नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या कहीं बीच में कोई होल या कोई गैप होगा रियल नंबर लाइन में? हाँ सर। नहीं। तो ये रियल नंबर लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली फिजिक्स की क्लास में मैंने रियल नंबर लाइन इस्तेमाल करनी है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के लिए। इसलिए यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी था और ये सब सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो आपका एक्स एक्सिस बनेगा, जो आपका वाई एक्सिस बनेगा, जो आपका जेड एक्सिस बनेगा, वो तमाम हम वो तमाम का तमाम हम रियल नंबर लाइन पे बनाने वाले हैं। समझ आ रही है बात? अगर रियल नंबर लाइन में आपको नहीं पढ़ाता इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली, तो आपको पता ही नहीं होता कि लाइन की प्रॉपर्टी क्या है। जी सर। ठीक है भाई, यहाँ पे एक छोटी सी बात बता के मैं आगे बढ़ूंगा। ये नंबर लाइन की शेप आप देख रहे हैं क्या है? किस तरह की शक्ल है इस नंबर लाइन की? ये कैसी नजर आ रही है? टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है, गोल नजर आ रही है, कैसी है? इसके सीढ़ी बिल्कुल है बिल्कुल। बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम आम तौर पर ये नंबर लाइन सीधी बनाते हैं। सवाल जहन में आ जाता है, क्या हम इसको गोल नहीं कर सकते थे नंबर लाइन को? क्या टेढ़ा मेढ़ा? सब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर थ्योरी में नहीं कर सकते। ये सब का हम इसी को एक्सटेंड जब करेंगे आपकी आने वाली क्लासेस में, जिसमें सबसे पहले ग्रुप थ्योरी आएगी, रिंग थ्योरी आएगी, फील्ड आएगी, वेक्टर स्पेसेस आएंगी, वहां पे हम वेक्टर स्पेसेस में, ग्रुप थ्योरी वगैरह में हम ये सारे काम कर सकते हैं। ये इंसान का दिमाग काम करता है कि देखें कहाँ से बात शुरू हुई थी और सिर्फ नंबर्स की गेम खेलते खेलते ही कहाँ तक पहुंच गए हम, कहाँ तक जाएंगे जी हम, ठीक है, स्टोरी खत्म ही नहीं होगी ये। तो ये सब काम भी हम कर सकते हैं। ये लाइन हम टेढ़ी मेढ़ी करने वाले चक्कर भी देखेंगे फिजिक्स के अंदर कि क्या मामला हैं। हम करेंगे नहीं, आइडिया ले लेंगे कि क्या चक्कर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपकी बेसिक फाउंडेशन बन चुकी है रियल नंबर लाइन की। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपका टॉपिक आएगा आगे, तब मैं पढ़ाऊंगा। जी सर।